आइए चलते हैं। आज हम जो आगे आपसे बात करेंगे स्पॉटिंग के बारे में। तो 10 नंबर का है और 10 मिनट का समय रहेगा। तो एमजेपी रोहलखंड विश्वविद्यालय में होने वाली जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज होती है स्पॉटिंग की। इसके बारे में डिटेल। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम में जो प्रैक्टिकल के दौरान जो स्पॉटिंग एक्सरसाइज होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये 10 से 15 नंबर तक का शेड्यूल बनाया जाता है। उसमें आपको 5 स्पॉट दिए जाएंगे और पांचों स्पॉट से आपको जो आपके यूनिट्स हैं दोनों पेपर के उसमें से उसमें रहेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे स्पॉट रखे जाएंगे जो आपको प्रैक्टिकल के दौरान दिखाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स भी आ सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं जो उसमें रहेंगी। बहुत सारे टॉपिक कॉमन है, छोटे टॉपिक हैं, ये जस्ट लाइक जीएस जैसे, उनको भी पूछा सकता है। तो जैसा कि पूर्व में आप देख चुके हैं कि स्पॉटिंग में क्या होता है कि एक स्पॉट 2 नंबर का है। इस तरीके से 5 स्पॉट पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे और आपको एक स्पॉट के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि पांचों स्पॉट के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा जो आपका रहेगा। 2 से 3 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा बाद में, जिससे आपका किसी को स्पॉट छूट गया है वो आपको मिल जाए। वो इसलिए दिया जाता है कि जब स्पॉट के बारे में हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें आपका 10 से 15 सेकंड जो है चेंज ओवर में लगता है, तो उसके एवज में आपको वो टाइम दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी, पहला तो यही कि हो सकता है कि आपको स्पॉट दिखाए जाए या हो सकता है स्पॉट आपको पहचानने के लिए रखा जाए वहाँ पर। तो जब रखा जाएगा तब आपको आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स मिलेगा और अगर बताया जाएगा कि इस स्पॉट के बारे में आप बोल दिया जाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही पर्टिकुलर बच्चों की, टाइम कम होता है, तो शायद बोल दिया जाता है। तब वहाँ पर आपको हो सकता है एक साथ बोल दिया जाए या आपको 2-2 मिनट के अंतराल से बोला जाए, किसी प्रक्रिया का पालन हो सकता है। तो अगर एक साथ बोला जाता है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो स्पॉटिंग की कॉपी मिलेगी उस कॉपी को प्रॉपर तरीके से भरना है। स्पॉटिंग की स्टंप लगी वहाँ पर अपना बढ़िया सा सीट नंबर डालना है कि सीट नंबर उस दिन आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, रोल नंबर और नाम अपना भर देना है आपको और डेट डाल देनी है। उसके बाद पहले पेज पे आप लिखेंगे स्पॉट नंबर 1, दूसरे पेज पर नंबर 2, इस तरीके से 5 अलग अलग पेजों पर स्पॉट नंबर डाल देंगे अपना। अब आप स्पॉटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। अलग अलग बोला जा रहा है तो अलग अलग लिखेंगे, एक साथ बोला जा रहा है तो अलग अलग पेज पे अपना स्पॉटिंग नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद 10 मिनट का समय जो मिलता है उसमें आप अपना लिखें। कोशिश रहे कि सभी स्पॉट के बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा जाए। ये नहीं कि हमको एक स्पॉट आ रहा है उसके बारे में बहुत अच्छा लिख दिया बाकी 4 छोड़ दिए, तो आपको नंबर 2 ही मिलने से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलने हैं। और ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको 2 से 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। राइटिंग थोड़ा अच्छा रखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी। तो ये करेंगे तो हमारा 10 नंबर का काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके लगभग 15 से 16 नंबर जो रहते हैं वो वाइवा और रिकॉर्ड के रहेंगे, आप जो कलेक्शन लेके आएंगे। तो इस तरीके देखा जाए 25 नंबर का काम खत्म हो गया। बाकी जो काम बचेगा आपका वो 10 नंबर का एक्सपेरिमेंट जो एक्सरसाइज होगी, 3-4 एक्सरसाइज मिलेंगी आपको। तो इस तरीके लगभग 75 नंबर के प्रैक्टिकल की आपको तैयारी करनी है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा कम रहता है, इसमें फिजियोलॉजी का रहेगा और बायोकेमिस्ट्री का रहेगा, बायोफेटेक का रहेगा, ये सब रहेगा। लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क कम होता है, थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा रहेगा। तो लिखने पर अपना फोकस करें और संबंधित डायग्राम जितने दे सकते हैं वो आपको दें, तो इससे आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। तो आज उसी के बारे में हम आज आप लोगों की जो स्पॉटिंग है, कौन कौन से टॉपिक आपको मिल सकते हैं, उसमें क्या क्या लिखना है, तो एक संक्षिप्त वीडियो बना के हम आप लोगों के सामने अभी लोड करेंगे। उसको आप देखिए और बाकी को लोगों को भी दिखाइए। ये बहुत सारे बच्चे जो
आजकल आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं, बंक मार रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, आपको बहुत सारा खोएंगे भी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर में, आप चाहे बीएड करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, कुछ भी काम करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसमें लिए बहुत सारे हेल्पफुल टॉपिक हैं। अब आप कॉलेज नहीं आए हैं तो घर पे रहकर कितना समझ पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं तो कहता हूँ कि नेक्स्ट जब सेशन आपका स्टार्ट हो तो आप रेगुलर आइए, कि बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं। अगला सेशन जो होगा वो आपका अंतिम सत्र होगा, और क्या लेके साथ जाएंगे आप पर तर्क करेगा। तो आप कॉलेज आते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको मिलेगी। चलिए हम चलते हैं अपनी स्पॉटिंग की ओर, जो आपको आज अभी हम बताएंगे। पहला स्पॉट है स्पॉट नंबर 1, गैनांग पोटोमीटर। अभी आपके सामने दिखा दिया जाएगा, तो इसका आप डायग्राम दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन हो सकता है इसका, आप नेम बताएं इसका, और इसका परफॉर्मिंग बताएं, क्या काम करता है, फंक्शन क्या करता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि उसमें प्लांट्स लगा हुआ है, नीचे बीकर रखा हुआ है, बीच में स्ट्रिप लगा हुआ है वाटर सप्लाई के लिए, स्टैंड भी है। गैनांग पोटोमीटर इज a device used to measure how much water a plant should absorb during the transpiration. It's also known as transpirometer. तो गैनांग पोटोमीटर के द्वारा हम ट्रांसपायरेशन को मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं कि सूट कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, और उसको ट्रांसपायरेशन के दौरान यूज करता है। उसमें क्या करते हैं, बेसिकली पूरे हम ऑपरेटर्स को एक फिट करते हैं उसमें स्टैंड में, और वाटर भर देते हैं, और इसमें एक तरफ हम प्लांट लगा देंगे, और फिर प्लांट्स के बीच में हम देख रहे हैं एक नौ भी बीच में लगी हुई, वाटर भरा हुआ है। इसके बीच में जहाँ पर नट जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम ग्रीस से उसको एयर टाइट कर देते हैं। फिर बीकर वाली साइड में क्या करते हैं, एयर बबल्स इंटर करा देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होगा सूट से, एयर बबल्स आगे बढ़ता रहेगा, जिसके हम बता सकते हैं कि इसमें ट्रांसपायरेशन प्रोसेस हो रहा है। कितना ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ये बीकर का पानी जितना समाप्त होता जाएगा वो हमें पता चलता जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा, उसे हम पता कर सकते हैं कितना पानी समाप्त हुआ। तो जो प्रोसेस है, इसके अनुसार इसको हम ट्रांसपायरोमीटर भी कहते हैं। गैनांग पोटोमीटर का बेसिकली हम यूज जो करते हैं वो ट्रांसपायरेशन को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। बस इतना ही हमें लिखना है। स्पार्ट नंबर 2, रेस्पायरोमीटर। A respiratometer is a device that measure the rate of respiration in plant by the measuring the rate of exchange of oxygen and carbon dioxide. Here are some types of respirometer. तो जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसमें हम गुलाबी पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं, चना भी डाल सकते हैं। तो जो रिस्पायरेशन होता है, हमने कहा कंबस्शन ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, इन चीज़ों का होता है। और जब ये रिस्पायरेशन इसमें होता है तो इसमें एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसका जो रेशियो होता है वो मेजरमेंट करते हैं इसमें। तो इस रिस्पायरोमीटर के द्वारा हम यूज करके इसको मेजर कर सकते हैं। स्पार्ट नंबर 3, थर्मोमीटर इन द फ्लास्क। इसमें आप देख रहे हो तो फ्लास्क रखे हुए हैं, तो थर्मोमीटर लगा दिया गया, अंदर बहुत सारे सीड्स भरे गए हैं, डेड सीड्स हैं। इस प्रोसीजर में क्या होता है, सीड्स भरे जाते हैं, उसमें कुछ वाटर भरा जाता है, और बाद जब सीड इम्बाइब करते, जमिट करते, तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। और जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होगा, अंदर जर्मिन होगा, इम्बाइब होगा, और रिस्पायरेशन आरंभ हो जाएगा सीड में, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर हीट डेवलप होगी, और हीट को मेजरमेंट करने के लिए उसे थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो आप इसमें डिवाइस में देख सकते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके प्रोसेस बारे में जानते हैं। द नेम टू थर्मोफ्लास्क, ए एंड बी लेंगे। अबाउट 30 ग्राम ऑफ पी एंड बीन्स, जो भी सीड्स हमें बाहर रखेंगे तो वाटर को कर सकते हैं, 24 आवर्स के लिए भर देंगे। स्प्लिट द सीड into two equal groups experimentally. One group seeds killed by boiling and washing them with the dilute formalin in order to restrict bacteria decay. एक में तो हम कच्चे सीड भरेंगे और एक में हम वाइल्ड सीड भर देंगे, डेड कर देंगे उसको हम बॉइल करके। लाइव जर्मिनेट सीड्स नीड टू प्लेस्ड फ्लास्क ए एंड wild seeds killed seed in flask B. Introduce thermometer into two each of flask, seal mouth with cotton, take note initial reading, absorb the thermometer.
ये ऑपरेशन सेट करने के बाद हम थर्मोमीटर रीडिंग नोट कर लेंगे और फिर ओवरनाइट के बाद हम देखेंगे कि किसमें क्या क्या चेंजेस हुए। A few hours later, thermometer the flask A show a higher reading depicting that the seeds are generate heat. Flask B no rise in temperature. जैसे जर्मिनेटिंग सीड होगी उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे बताया रेस्पायरेशन होगा। और जो डेड सीड होगा उनमें कोई एक्टिविटी होगी नहीं, तो उसमें कोई टेम्परेचर होगा उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसके द्वारा थर्मोमीटर के द्वारा ही हम पता कर लेते हैं टेम्परेचर और जर्मिनेशन का स्टडी कर लेते हैं कि कितना हीट डेवलप हो रही है। तो उससे पता चलता है कि जर्मिनेशन होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, रेस्पायरेशन में हीट भी प्रोड्यूस होती है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम जो है मेजर करते हैं। दूसरा आता है हमारा पोटैटो ऑस्मोमीटर। इसमें एक बीकर में पोटैटो रखा जाएगा, खोखला करके उसको रख दिया जाएगा और उसके बाद उसमें हम देखेंगे जो सोल्यूशन बीकर का होगा और पोटैटो सोल्यूशन के बीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पानी भर जाएगा उसके अंदर से, यानी कि हमेशा जो लिक्विड होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मूव करता है। अब पोटैटो ऑस्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस द्वारा बेसिकली जो ऑस्मोसिस होती है प्रोसेस, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। Osmosis is the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. In a potato osmometer, water moves into the potato from the beaker of water through the potato semi-permeable membrane. इसको उसमें रख दिया जाता है और वाटर का मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाता है। पिन डाल के हम देखते हैं कि पानी कितना आ गया, कितना मूवमेंट हो रहा है। तो बिफोर ऑस्मोसिस एंड आफ्टर ऑस्मोसिस में हम देख सकते हैं कि पानी का लेवल किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगला प्रोसेस आता है हमारा गटेशन। गटेशन भी एक ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। गटेशन क्या होता है कि जब बारिश और ठंड के समय हम देखते हैं, जब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि स्टोमेटा नहीं होते हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मार्जिन से ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है। ड्रॉप के फॉर्म में जो वाटर निकल रहा है, इस प्रोसेस को ही हम गटेशन कहते हैं। और जिस पोर के द्वारा वाटर ड्रॉप फॉर्म में निकल रहा है, उस पोर को हम हाइड्रोथोर कहते हैं। गटेशन जैसा जो फिनोमिना है, बेसिकली ग्रासेस, बार्ले, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी और दूसरे प्लांट्स में जैसे अरबी है, जलकुंभी है, कमल है, लोटस है, इन प्लांट्स में भी देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट करेक्टर जो आप दोनों में लिखकर डायग्राम बना सकते हैं। हाइड्रोफोनिक्स, ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बिना सॉइल के हम प्लांट को कल्टीवेट करा सकते हैं वाटर के थ्रू न्यूट्रिशन देके। तो इस प्रोसेस को ही हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ growing plants using water-based nutrient solution rather than soil and can include aggregate substrate or growing media such as vermiculti and coconut coir or prillet। उस तरीके से हम विदाउट सॉइल जो है वाटर के हेल्प से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। कराते हैं तो वो हमारी तकनीकी है, वही हमारी हाइड्रोपोनिक तकनीकी कहलाती है। और ये तकनीकी आजकल मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि इसके लिए मिट्टी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस तकनीकी के द्वारा घरों में अपनी साग सब्जी फलों का उत्पादन हम कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा कैंप प्लांट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है हमारा। इसको हम क्रिस्टलीशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट भी कहते हैं। जो जितने जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है। प्लांट्स आर दैट यूज फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन to survive in environment with the limited water. They are able to the fix carbon at night when temperature cooler and close to stomata during the daytime to conserve water. तो जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा क्लोजिंग होती है वो रात के समय होती है, दिन के समय बंद रहते हैं। और ये जितना प्रोसेस है वो रात के समय इसमें परफॉर्म होता है, दिन के समय कोई प्रोग्राम नहीं होता है। और एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशंस है।
बाकी प्लांट्स में हमारा जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज बनता है, जबकि इन प्लांट्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होता है। एक प्रोसेस के बाद, एक केमिकल प्रोसेस के बाद ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इनको जो कहा गया है प्लांट का नाम है कि एक विशेष प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाती है, उसी वजह से इन्हें क्रिस्टोलियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट कहा गया है। दूसरा हमारा था C4 प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान पहला प्रोडक्ट बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। ऐसे सभी प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। C4 plants are the group of plants that use a destructive process fix carbon dioxide into 4 carbon sugar compound carbon fix. C4 plants are use an enzyme called PEP to fix carbon dioxide into the 4 carbon compound molecule called maillate. तो सबसे पहला कंपाउंड मैलिएट बनाते हैं और उसके बाद ये बाकी प्रोसेस में परफॉर्म होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम, जिनमें पहला कार्बन कंपाउंड जो है 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, फिक्स होता है, उसे हम C4 प्लांट कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी, ये भी विशेष प्रकार की एनाटॉमी है जो C4 प्लांट में पाई जाती है, लीफ में पाई जाती है। इसमें क्रेंज एनाटॉमी इज द लीफ स्ट्रक्चर फाउंड इन C4 plants that consist of two concentric layer of chlorenchyma cells, bundle sheath or mesophyll cells. Bundle sheath are layer of large cells surrounded by the vascular bundles contain most of chloroplast. Bundle sheath cells have impen- impenetrable wall for the gaseous exchange and no intercellular space. Mesophyll cells, an outer layer of a small number of cells that is surrounded by bundle sheath. Mesophyll cells cluster around the bundle sheath in a ring-like fashion. तो एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट की लीफ में। इसमें जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है वो बंडल शीथ में बड़ा होता है साइज का। और जो मीजोफिल सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट का साइज छोटा होता है। एक विशेष प्रकार की क्रे एनाटॉमी पाई, जैसे क्रेंच एनाटॉमी का था। क्रेंच मीन्स होता है पोर्स, तो ये जर्मन शब्द से लिया गया है। तो ये क्रेंच एनाटॉमी बेसिकली C4 प्लांट से बिलोंग करती है। और स्पॉटिंग में लिखने को आता है क्रेंच एनाटॉमी, तो आप लिख सकते हो कि क्रेंच एनाटॉमी स्पेशल करेक्टर ऑफ C4 प्लांट्स। ये जो है दो प्रकार की लेयर में पाई जाती है। दो प्रकार का इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बंडल शीथ और म्यूजिबल सेल्स में। एक में लार्ज होता है और एक में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। फिर हमारा है क्लाइनोस्टेट जियोट्रॉपिज्म, यानी कि सनलाइट के लिए प्लांट्स अपनी जो है जो प्लांट्स का ऊपर का हिस्सा है जहाँ लीव्स मिलती है, वो अपना लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट जो कर देता है, उसकी जो स्टडी कहलाती है वो जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। अ क्लाइनोस्टेट is a device that rotate a plants or other object around a horizontal axis to stimulate a microgravity environment. Plant growth, a clinostate can be used to study the effect of gravity on the plant growth and development. By rotating the plant at the constant speed at all sides of the plant are equally stimulated by the gravity, eliminating the effect of gravity on the plant. This can be causes plant to the exhibit unusual growth of behaviors. तो इसके द्वारा हम इसको यूज करते हैं क्लाइनो स्टेट से। तो पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट रखा गया है क्या करता है, तो दिस द क्लाइनो स्टेट्स एंड यूज इन द स्टडी ऑफ जियोट्रॉपिज्म ऑफ प्लांट्स। अगला रहा था हमारा जो लीफ की मूवमेंट पे है, आप छुई हुई आप छूते हो वो मुरझा जाती है। बहुत सारी लीव्स है जो बिना मतलब जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, रात होते ही वो बंद हो जाती है और सुबह मॉर्निंग में खुल जाती है। तो देख सकते हैं क्लोवर लीफ बीइंग अ ड्रॉप इन द इवनिंग, क्लोवर लीफ ग्रो इन द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द डे, और दिन में वो खुल जाती है। चूका ग्रास है जो हम देखते हैं अपना, उसमें फिनोमेना पाया जाता है ऑक्जेलिक स्पीसीज में। The thigmonostic movement, also known as hypnostic movement, is a type of gnostic movement that occurs when a plant of the fungus position
the response to the external stimuli such as the vibration, touch and vibration. तो ये जो एक्टिविटी होती है, ये बाहरी वाइब्रेशन से टच के द्वारा जो है इसका स्टिमुलेशन होता है, जिसके द्वारा चेंजेस होते हैं. Agnostic movement is the non-directional, meaning the direction of movement is determined by the structure of the response organ. तो नॉन-डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है, तो जिसको हम देख के बता सकते हैं इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है. सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, जैसा कल हमने आपको बताया था कि जब हम टच करते हैं छुई हुई के पेड़ को, टच मी नॉट को, तो उसकी लीफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो जाती है. तो हमने बताया था कि उनकी लीफ के अंदर हेयर्स होते हैं. जैसे ही आप उसे टच करेंगे, स्टिमुलेशन होता है और वो लीफ को अंदर से केमिकल सीक्रेट होता है, उसको क्लोज करने में हेल्प करता है. और कुछ समय के बाद वो लीफ अपनी नॉर्मल पोजीशन में फिर से आ जाती है. लीफ के इस मूवमेंट को ही हम सिस्मोनास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं. Seismonostic movement is the non-directional movement in plants in response to external stimuli such as touch, pressure, heat, or electrical voltage. The plant's structural change and it moves away from the stimulus. बर्निलाइजेशन, तो हमने कहा बताया था बर्निलाइजेशन बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बसंतीकरण भी हिंदी में कहते हैं. इसमें क्या होता है, जो कि जो सीड हमारे समर में बोए जाते हैं, अगर उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें तो उन्हें हम विंटर में भी सोइंग कर सकते हैं और दोनों फसलें एक साथ तैयार होती हैं. इस प्रोसेस को ही हम वर्निलाइजेशन कहते हैं. वर्निलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट फ्लावर आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू प्रोलॉन्ग कोल्ड either naturally or artificially. It's a biological mechanism that help plant adapt to the environmental change and reduce in the different climates is known as वर्निलाइजेशन. इसमें आप लिख सकते हैं इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो प्लांट हमारा जो है 3 से 6 वीक में तैयार हो रहा था, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद वो प्लांट हमारा 1 से 2 वीक में तैयार हो जाता है. इस प्रोसेस को बसंतीकरण कहते हैं. एब्सीशन लेयर, तो ये विशेष प्रकार का एक एनाटॉमिकल प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जब किसी प्लांट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी है. तो उसमें क्या होता है, लीफ और स्टेम के बीच में लेयर का फॉर्मेशन होता है. और उस लेयर के फॉर्मेशन से क्या होता है कि स्टेम की जो मेन सप्लाई है वो फ्रूट से और लीफ से कट हो जाती है और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता. जहाँ से लेयरिंग का फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरीके से वहाँ से उसको पैक कर देती है और कुछ समय के बाद पत्तियां जो है येलो होकर प्लांट से अलग हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने की संभावना भी कम हो जाती है. तो आइए जानते हैं इस एब्सिशन लेयर के बारे में. सेनेसेंस इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स, while abscission is the process of shedding plant part. Abscission layer is the layer of cells that forms at the base of petiole or stem of a leaf. The abscission layer breaks down in the autumn, allowing leaves to drop and protecting plants. अगला हमारा था वैक्सिस. बायोकेमिस्ट्री का पार्ट में का हमारा रखा हुआ, जैसे कि हमारा अभी तक हमने जो मोमबत्ती वाला वैक्स देखा होगा, जो रियल वैक्स होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, उसको हम वैक्सिस कहते हैं. और जो मोमबत्ती हम जलाते हैं बेसिकली वो हमारा केमिकली पैराफिन होता है, जो पेट्रोलियम सब्सटेट होता है. वैक्सिस आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are solid at room temperature but melt into the low viscosity liquids at the higher temperature. They are hydrophobic, resistant to atmospheric oxidation, and insoluble in water. Waxes are made up of fatty acids, resin acids, and unsoluble in matter. तो इसको बता सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और इसकी बहुत ही लो विस्कोसिटी होती है, हाई टेम्परेचर पर हो जाता है, हाइड्रोफोबिक होता है और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है. और किससे मिलता है, फैटी एसिड, रेजिन और एसिड से मिलकर इसका निर्माण होता है. तो इतना हम लिखाएंगे सफिशिएंट, तो हमें स्पॉटिंग में मार्क्स मिलने की रहेगी. प्रोटीन्स के बारे में बता सकते हैं कि प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, मीट से मिलती है, अंडे से मिलती है. और ये जो हमारे प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक हमारे बॉडी के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन्स मतलब मटेरियल है, केमिकल है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है. प्रोटीन्स आर द बायोपॉलीमरिक
structure compounds of amino acids of 20s are commonly found in the biological chemistry. Proteins serve as the structural support, biochemical catalyst, hormones, enzymes, building blocks, and initiative of cellular life. तो ये दालों से सबसे सोर्स प्राप्त होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है. शुगर. Sugar is the generic name of sweet tasting soluble carbohydrate, many of which are used in the food. Simple sugar, also called monosaccharides, including glucose, fructose and galactose. जो गन्ने से शुगर मिलती है उसे शुगर कहते हैं. ये मीठी होती है टेस्ट में, वाटर में सॉल्युबल होती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. ये फलों से भी मिलता है, मोनोसैक्राइड्स होता है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के नाम से भी जाता है. डीएनए. तो डीएनए को हाँ पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स. और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में काम करता है. डीएनए और डीऑक्सीराइबो इज द मॉलिक्यूल that contains genetic information for the development and the functioning of an organism. अगला हमारा था क्लोवर लीफ मॉडल. बेसिकली ये tRNA होता है. क्लोवर लीफ मॉडल इज द 2-dimensional model that represents structure of transfer RNA. It depicts the molecules as the having N2 indigenous ends and the 3 arms. The arms are folded in the clover leaf shape within 2 or arms and living loose. तो इसका जो tRNA का एक स्ट्रक्चरल मॉडल है जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जानते हैं. इसमें जो हमारा होता है जो एंड्स होते हैं उसमें बिजी होते हैं और जो 3 आर्म्स होती हैं इसमें जो हमारे क्लोवर लीफ जैसा में दिखाई देता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स होता है हमारा tRNA का. एसडीपी. एसडीपी को हम शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जाने जाते हैं. इनके ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए 8 से 10 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है और 14 से 16 घंटे डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है. ऐसे प्लांट को एसडीपी के नाम से जाना जाता है. एसडीपी स्टैंड फॉर द शॉर्ट डे प्लांट. These plants that flower when the days are shorter. Light requirement. SDP needs less than 8 to 10 hour of light and a continuous dark period of 40 to 16 hours to flowers. Dark period is very important for SDP and must be continuous. If the dark period is interrupted by light, the plant may be not flower. अगर इन पौधों के डार्क पीरियड को अगर हम इंटरप्ट कर देंगे, लाइट से डिस्टर्ब कर देंगे, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी. फ्लावरिंग सीजन एसडीपी यूजुअली फ्लावरिंग सीजन समर फॉल when the day are shorter. Some example of SDP include soybean, tobacco, chrysanthemum, rice, coffee, and others. रूट नोड्यूल्स. बेसिकली रूट नोड्यूल्स का जो यहाँ पे स्पॉट आपको दिया जा रहा है ये बेसिकली उन पौधों से बिलोंग करता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करने वाले पौधे हैं बेसिकली लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो आपका जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है उसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म दे रखी है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं. इसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है. इसी के बारे में आपको इसमें लिखना होता है. रूट नोडल्स आर नॉट लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स such as the clover of soybeans as a result of some symbiotic relationship with the nitrogen fixing bacteria called rhizobia. प्लाज्मोलाइसिस ये भी फिजियोलॉजी का प्रोसेस है. इसमें हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट में किसमिस को भी रख देते हैं. प्लाज्मोलाइसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच द प्लांट सेल्स लूज वाटर एंड श्रिंक causing the plasma membrane to pull away from the cell wall. तो अगर हम किसी चीनी का गाढ़ा एक सोल्यूशन बनाते हैं उसमें अगर अंगूर को रख दो पिचक जाएगा, किसमिस बन जाएगा. किसमिस को अगर हम पानी में रख दें तो फूल के अंगूर जैसी हो जाएगी. दोनों प्रोसेस जो है वो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का प्रैक्टिकल भी है और कॉमनली अगर रखा जाता है दोनों को रख दिया जाए तो प्लाज्मोलाइसिस के अंतर्गत आता है. ब्लास्टा ये हमारा बायो इन्फोटेक का हमारा टॉपिक है. ब्लास्ट मीन्स होता है a basic local alignment search tools
find region of local similarities between sequence. The program compare nucleotides or the protein sequence to sequence database and calculate the statistical significance of match. उसमें क्या करते हैं हम, जब जीन सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं या प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, उस समय हमें जो अपना डेटाबेस हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है, हम उससे अपना मैच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस टूल्स को यूज करते हैं, जिसे हम ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल्स। इसका प्रयोग बेसिकली बायोफोटेक में या बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका किया। पीसीआर एक मशीन है। पीसीआर इज द न्यूक्लियर एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक दैट डिवाइस इन्वॉल्व denaturing, renaturing, elongation, amplifying short segment DNA or RNA. The process utilizes DNA polymerase derived from the thermus aqua, commonly known as stack polymerase. तो बेसिकली जो हम पीसीआर को मशहूर करते हैं, तो क्या है, पोलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं, होती है इसमें। जब हम डीएनए आइसोलेशन कर लेते हैं, फिर फ्रेगमेंट में हमारा डीएनए किसने बेस पेयर का है, कौन सा कहाँ पर क्या है, इसकी स्टडी जो है पीसीआर के माध्यम से करते हैं, जिसमें बहुत सारे बैंड्स बनते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनके अनुसार ही मैच कर सकते हैं। पीसीआर एक बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाली एक मशीन। RADP, रैंडम एम्प्लीफाइड पोलीमार्फिक डीएनए, द मॉलिक्यूलर टेक्निक, एक टेक्निक है यूज्ड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन एंड डिटेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। तो इसका हम विभिन्न प्रकार के डीएनए और जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी उसको स्टडी करने में हम यूज करते हैं। RAPD यूज अ सिंगल प्राइमर ऑफ arbitrary nucleotide sequence to amplify random DNA segment in a PCR reaction. The amplified fragment that are separated by size using gel electrophoresis. RADP can be used in the study the individual level as well as closely related specific gene mapping studies. For example, one study used RADP analysis to study the genetic diversity of an elongated species of pharmaceutical plants. बेसिकली आरडीपी का यूज कैसे करेंगे, हम पहले आरएनए निकाल लेंगे, डीएनए निकाल लेंगे। अपना हम करने के बाद जो हमारा डीएनए हमारा मिल जाएगा हमें, तो उसको हम उसको सेगमेंटेड तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोफोर्सिस में उसको रन करते हैं। तो उसमें अलग अलग हमें बैंड दिखाई देंगे, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है। तो इस तकनीक का प्रयोग उसमें करते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन करने। एक ये हमारा इसका जो आरडीपी का हमारा एक नेचुरल प्रोसेस कैसे करेंगे, पहले सैम्पलिंग करेंगे प्रोडक्ट की, प्लांट को लेते हैं तो उसमें ग्राइंडिंग करेंगे, नाइट्रोजन डाल देंगे, उसमें ड्राई पाउडर फिल जाएगा। ड्राई पाउडर को हम बाहर डिटर्जेंट में घोलेंगे तो हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा। डिटर्जेंट को पहले क्या करते हैं, अगर हम पहले आरएनएज निकाल देंगे, आरएनए डालेंगे, फिर डीएनएज, और फिर उसमें लिपिड्स को सबको हटाने के प्रोसेस जो हमारा सोप होता है उसमें हम डालेंगे, डिटर्जेंट बोलते हैं उसको हम केमिकल को, और उससे हमें डीएनए मिल जाएगा। डीएनए को हम क्या करेंगे, जब डीएनए मिलेगा हमें, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करने के बाद उस डीएनए को हम बाहर जेल से निकाल के हम इसका करेंगे इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे, और इलेक्ट्रोफोर्सिस के बाद उसके सीक्वेंस को हम करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन जो हमारा बार कोड है प्लांट का हम डेवलप सकते हैं। और ये डीएनए एक्सट्रैक्ट में रन करके हम उसको हम प्राइमर से मैच करा लेंगे कि जो हमने डेटाबेस उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें प्राइमर डिजाइन करेंगे पीसीआर में, पीसीआर को यूज करेंगे और उसमें सिंपल मेल्टिंग रियल टाइम सेट करेंगे और HRMD में डाल के एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं प्रोसेस का। RFL restriction fragment length polymerism morphism is a technique that analyze variation in DNA sequence of identification of different between individuals। तो इतना भी लिखाएंगे तो हमें स्पॉटिंग नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन कैसे करना, RFLP is the molecular marker that detect variation in DNA sequence by cutting DNA with restriction enzyme. Resulting DNA fragment are the separate by the sizing using gel electrophoresis। उसमें क्या करते हैं, ये जो हमारी तकनीकी है, जो हमारी ये तकनीकी है, इसमें क्या करेंगे कि जब हम प्रोसेसिंग का डीएनए आइसोलेशन कर रहे होते हैं, उसमें जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला जाता है, उसमें डीएनए टूट फूट के टुकड़ों में बट जाता है।
बढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसमें भी चेंज हो जाता है। तो उस दौरान हम जब अलग कर लेते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को, तो इसके द्वारा उस अलग हुए डीएनए फ्रेगमेंट को हम मैच करते हैं, पता कर लेते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो हमारे लिए सुटेबल है नहीं, जो हम चाह रहे थे वो है या नहीं है। मैचिंग के लिए इसका हम जो है इसका हम तकनीकी उपयोग करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? RFL यूज इन द बैक्टीरिया एप्लीकेशन इंक्लूडिंग जीनोम मैपिंग, जीनोटाइपिंग, एटर्निटी टेस्ट, हेरिडिटी डिजीज डायग्नोस्टिक, फोरेंसिस, इन सब तकनीकी को इस तक के द्वारा हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे फोर फादर में या हमारे जीन में किस लेवल पर डिसऑर्डर आ रहा है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, या हेरिडिटी डिजीज है उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। इनकी स्टडीज को थ्रू हम ये भी तकनीकी प्रोसेसिंग की कि किस तरीके से हम काम करेंगे। पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलाएंगे जिससे हमारा डीएनए छोटे टुकड़ों टूट जाएगा। फिर हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ग्रियोस जेल में इसको हम जो हमारे बैंड शो कर रहे हैं इसमें हम अपना डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग कर लेंगे और फिर मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सरेज में एक्सपोजर करेंगे तो एक्सरेज बन के आ जाएगा और उसमें पता चल जाएगा जो हमारा इफेक्टेड पार्ट है वो कौन सा है। तो इस तकनीकी का जो है हम कर सकते हैं। एलाइजा टेस्ट जैसे आप बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसमें जो हम करते हैं। द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जर्वेंट assay is the immunological assay commonly used the major antibiotic antigen proteins, glycoproteins in the biological sample. Some examples include diagnosis, HIV detection, pregnancy test, measurement of cytokinins or soluble receptor in the cell, superintendent or the scram. ELISA assays are the generally carried out the 96 bell plates allow the multiple sample to be measured in a single experiment. These plates need to the special absorbent plates NUNC to ensure the antibody antigen stick surface. Each ELISA measure a specific antigen and kit for the variety of antigen और widely available। तो ये एक बायोलॉजिकल तकनीकी है, इसके द्वारा हम HIV या उससे जुड़े दूसरे इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्रयोग उसमें किए जाते हैं। तो लिखने के बाद आपको मिल जाएंगे। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारा इसको नया बनाया गया कि एक समय में जो हमारा महाराष्ट्र का एरिया वहाँ पर जो कॉटन था उसमें सीड बोरर के पॉड को कर देता था जिससे कॉटन का फॉर्मेशन नहीं होता था, बड़ा लॉस होता था। तो बांसेटो कंपनी ने एक विशेष प्रकार की कॉटन का प्रयोग किया था इसमें, और उस समय ये हुआ था कॉटन के प्रयोग के समय कि बहुत सारी हम जो पेस्टिसाइड बीटिसाइड छिड़कते थे वो उसमें हमारे किसानों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बड़ा घातक होती थी, बहुत सारे इंसेक्ट मर जाते थे। तो उनसे बचाने के लिए करा गया कि जो ऐसे क्यों ना करा जाए, तो हमारा बैक्टीरियो थ्रोम्बोजेनेसिस एक हमारा बैक्टीरिया होता है जो सॉइल बैक्टीरिया है, इसके अंदर प्रोटीन फार्म होती है और वो प्रोटीन जो सीड बोरर इंसेक्ट था उसके लिए वो पॉइजन का काम करती थी। वैज्ञानिकों ने क्या करा कि उस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाल कर इस प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो जो प्रोटीन उस बैक्टीरिया के अंदर जहरीली प्रोटीन बनती थी वो प्लांट के अंदर बनने लगी। तो उस प्रोटीन से बाकी किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब से वो इंसेक्ट उसको आता वो खाता वो मर जाता था। उससे हमारा ये जो हमारा कॉटन था वो डिजीज फ्री हो गया और प्रोडक्शन बढ़ गया। तो उससे जो कॉटन की स्पीसीज बनी, उस प्रकार की जो कॉटन की स्पीसीज बनी उसे कहा गया बीटी कॉटन। उसमें जो बीटी है बेसिकली क्या है, बैसिलस थ्रम्बोजेनेसिस से लिया गया और वो स्पीसीज कहलाई बीटी कॉटन। बीटी cotton has the genetically modified by the insertion of one or more genes from the common soil bacterium Bacillus thuringiensis. These genes encoded for the production of insecticidal protein and thus genetically transformed plants produce one or more toxins they grow. The genes have been inserted into cotton produced toxins that limited activity almost exclusively the caterpillar pest. However, other strain of Bacillus thuringiensis have gene encoded for toxin
with insecticidal activity on some beetles or flies. Some of these genes are being used to control pest and other crops and cause. बीटी कॉटन फास्टा, ये भी हमारी एक तकनीकी है. FASTA is the one of the first widely used database similarity search tools. An abbreviation of FAST-all, a sequence alignment tools takes nucleotide protein sequence input compared within the exciting database. The was first developed by David J. Lippmann and Williams R. Pearson in 1985 has since been refined and adapted for various applications. The text-based file format from the representation nucleotides, protein sequence, which originate FASTA program, how become a standard bioinformatics. Many other sequence database search tools as the FASTA file format. तो हमारा बहुत सारा डेटाबेस हम कंप्यूटर में रखते हैं और मैचिंग के लिए अगर हमारा डीएनए सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस है, आरएनए सीक्वेंस है, उस मैचिंग के लिए जिस टूल्स का हम प्रयोग करते हैं उसे हम फास्टा कहते हैं. क्योंकि सबसे पहले इसका हम प्रयोग किया था हमने अलाइनमेंट का, इसलिए इसको फास्टा के नाम से जानते हैं. और इसका जो सबसे पहले डेवलपमेंट था वो डेविड जी लिपमैन एंड विलियम्स आर पेयरसन ने 1985 में किया था. तो ये आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी. और जैसे ये हमारा देख सकते हैं डेटाबेस हम मैच करते हैं तो इस तरीके की हमें सीक्वेंसिंग दिखाई देती है जिससे हम अपनी मशीन के द्वारा कंप्यूटर के थ्रू मैच कर. जीन सीक्वेंसिंग आल्सो नोन एज जीनोमिक सीक्वेंस is a laboratory procedure that determines the order of nucleotides in a organism DNA and RNA. तो बेसिकली देखा जाए जब हम डीएनए निकाल लेते हैं, डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं, तो उसमें सीक्वेंसिंग क्या चल रही है, सीक्वेंसिंग के बेस पे ही करेक्टर हम पता कर सकते हैं इसमें क्या है. तो सीक्वेंसिंग के लिए जो सीक्वेंसिंग की जाती है मशीन द्वारा प्रोसेस किया जाता है, तो जो डीएनए के जो क्रम है लगने का हमारा, जो अमीनो एसिड्स उसमें जिस क्रम में लगे हुए हैं, जीन्स लगे हुए हैं, उन क्रम उसको द्वारा पता करते हैं. उसी जो क्रम को ही हम क्या कहते हैं, जीन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं. ये हमारा जीन सीक्वेंस है. डेटाबेस में हम इस तरीके से देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं जो हमारा मटेरियल है, जो डेटाबेस का मटेरियल है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. एक तरीके का ये हमारा जीन सीक्वेंसिंग की फील्ड. जीन बैंक is the NIH genetic sequence database annotated collection of all publicly available DNA. तो जिस तरीके से पैसा जमा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की बैंकों का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोप्रोटेक्स में इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे डेटाबेस तैयार किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पर, जिनमें डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, जीन के डिफरेंट सीक्वेंसों का एक स्टॉक रखा गया है. उसी सीक्वेंस के जो स्टॉक है, उस कलेक्शन है, उसी को हम जीन बैंक के नाम से जानते हैं. जीन बैंक इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन which the comprises the DNA Data Bank of Japan and European Nucleotide Archives and Gene Bank of NCBI. These three organizations exchange data on daily basis. The Gene Bank release occurs every 2 months and available from the FTP sites. The release notes for the current version of the Gene Bank provide detailed information about the release, the notification of upcoming changes of gene banks, release note for the previous gene bank release also available. Gene bank growth statistics for the both traditional gene bank division and WGS division are the available from the each release. इस जीन बैंक में हम अपने डीएनए के सीक्वेंस का, प्रोटीन सीक्वेंस का डेटाबेस कलेक्ट करा जाता है, जो नेटवर्क की तरह कार्य करता है. और विश्व लेवल पर 3 देश को कर रहे हैं, अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंट्री के लोग, और इंडिया में भी काम होता है. और इसके द्वारा डेली बेस पे होता है कितने जीन सीक्वेंस नए मिले हैं और समय समय पर रिपोर्ट उसकी जारी की जाती है. तो ये है आपका जीन बैंक. तो जीन बैंक इस तरीके से सबमिट करते हो तो हमारा वहाँ जीन बैंक का इस तरह रिपोर्टिंग होती है, एक चार्ट प्रोफाइल होता है जहाँ पर सब चीज़ें स्टॉक में रहती हैं और उसको द्वारा हम
कंप्यूटर के थ्रू उसमें अपना भेज के हम अपना आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि हमारा कोई अगर जीन सीक्वेंस नया है, नया जीन सीक्वेंस मिल रहा है, तो वहाँ के द्वारा हम भेज के हमने रिपोर्ट करवा सकते हैं कि हमारा नया है, और उसके बाद हम पेपर को पब्लिश करा सकते हैं। अब है EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। इट in the intergovernmental organization detect the molecular biology research and is supported by 29 member states, 2 prospect member states, associate members. EMBL was created in 1974 and is funded by the public research money from its member states. Research at EMBL is conducted by more than 110 independent research groups and service teams covering the spectrum of molecular biology. Each EMBL site has a specific research field. The EMBL EBI is the hub for the bioinformatics research and service, developing the maintaining a large number of scientific databases that are free of charge at the Grenoble Hamburg Research and focused on the structural biology. तो जो EMBL लिखने को आता है तो इसका पूरा नाम है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च। तो एक ये इंटर गवर्नमेंटल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और इसको लगभग 29 मेंबर स्टेट्स जो मिलकर चलाते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी, और जो पब्लिक रिसर्च का पैसा था वो उसमें यूज होता है, और विभिन्न डायरेक्शन में बायोलॉजी में जो हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो भी रिसर्च हो रही है उसमें ये मदद करते हैं बर्ड लेवल पर। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हमने दिखाया गया, जैसे जीन्स जीनोमिक वेरिएशन पे काम करते हैं, प्रोटीन पे काम करते हैं, केमिकल बायोलॉजी पे काम करते हैं, ड्रग डिस्कवरी करते हैं, मॉलिक्यूलर सिस्टम पे करते हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में ये लैब जो है रिसर्च कर रही है और पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन एक्टिविटी और समाज कल्याण के लिए करने का काम करती है। DDBJ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड DDBJ सेंटर प्रोवाइड शेयरिंग एनालिसिस सर्विस फॉर डेटा फ्रॉम द लाइफ साइंस रिसर्च एंड एडवांस साइंसेज। तो ये जो DDBJ है, ये वर्ल्ड लेवल पर जो डेटा है हमारा लाइफ साइंस का, DNA का हो, प्रोटीन का हो, RNA का हो, वो रिसर्च जो साइंस की रिसर्च है उसके लिए प्रोवाइड करने का काम करता है। DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, तो DDG का पूरा नाम क्या है? DNA डेटा बैंक ऑफ जापान इज द बायोलॉजिकल डेटाबेस दैट कलेक्ट DNA सीक्वेंस। इट इज लोकेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स NIG इन द सुजुका Prefecture of Japan. It is also the member of International Nucleotides Sequence Database Collaboration of INSDC. It exchanges the data with European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute, and with Gene Bank, National Center for Biotechnology information on the daily basis. Thus, three databases contain same data at the given time. तो DDGA बेसिकली जापान का डेटा बैंक है जो NIG के साथ, NIG इसकी स्थापना जापान में हुई है, और ये जो है वो INSD का मेंबर भी है, और यूरोपियन और दूसरे कंट्री के साथ बायोलॉजी को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डेटा है इसका एक्सचेंज करने का भी काम करता है, मदद करने का काम करता है। अगला हमारा है NDB। NDB is thus the value added database providing services especially for the nucleic acid communication. When NDB was the first established, focus was DNA structure biology. As the RNA structure have been determined, tools annotation were the developed address feature of the molecules. Nucleotide database are the type of biological database containing genetic information which include DNA, RNA sequence that come from a variety of sources including whole genomes, transcription and individual genes. तो ये भी डेटाबेस NDB, ये बहुत सारे जो है हमारे जो दूसरी लेबोरेटरी उसका मिलकर करते हैं ये। अब ये कुछ फुल फॉर्म भी आपसे पूछ जा सकती हैं। EMBL जो हम पहले भी बता चुके हैं, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। DDBJ DNA डेटाबेस बैंक ऑफ जापान। GSA जीनोमिक सीक्वेंस आर्काइव्स। DBSNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज डेटाबेस। NDB न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। INDP इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन।
तो ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और दूसरी के लिए भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके एग्जाम्स में, परीक्षाओं में मददगार हो सकती है। बाकी हम आपको रोज नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आपको जो है छोटी सी वीडियो प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।